never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate the सर मेरा पापा का डेथ बचपन में ही हो गया था जब मैं छोटी थी, तो किस एज क्लास में? 2 में पढ़ती थी तभी ओके। तभी हो गए थे। तो वो लॉयर थे, तो तब से मैं अपनी माँ के साथ मेरे मैटरनल अंकल के घर में ही रहती हूँ। ओके। तो मुझे किसी भी तरह जॉब की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं जिस भी फील्ड में जा रही थी वही नहीं हो रहा था। तो तो लास्ट में आप Even when you feel low, you can still go. Even when you feel आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तभी हम लोगों के लाइफ में 50% प्रॉब्लम सिर्फ फिनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो इसीलिए है। ओके। तो अगर आपको प्रॉब्लम से अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फर्स्ट तो आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके। मेरे एक दोस्त के पापा है, वो कहता है कि वी आर 3 फ्रेंड्स, तो वो कहता है कि अगर हम लोग बचपन से फ्रेंड्स हैं, ओके। तो वो कहता है कि तुम लोगों को अगर तुम्हारा फ्रेंडशिप रखना है तो हाँ। तुम लोगों को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर तुम लोग होल लाइफ अपना फ्रेंडशिप रखना चाहते हो तो तुम लोगों को फिनेंशियली, जो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल है। एक्चुअली मेरा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से मेरा बहुत लेट हुआ। मैं 26 इयर्स व्हेन आई वाज 26 इयर्स ओल्ड तब मैंने स्टेनो के बारे में जाना पहले। ओके। लैंग्वेज आपने क्या चूज करी? क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेन इशू आता है, कम था, मेरे दिमाग में चलता था कि मेरा टाइम नहीं है, मेरा विद इन 27 इयर्स मुझे करना पड़ेगा। आपने बुक कौन सी डिक्टेशन, मतलब डिक्टेशन किस बुक से आपने प्रैक्टिस ज्यादातर करी थी? मुझसे तो नहीं हो रहा था, तो मेरा बेसिक उतना भी स्ट्रांग नहीं था क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रही थी क्लास। लेट हुआ, थोड़ा सीखने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत टाइम देना पड़ा। मैं ज्यादातर लोगों को देखती हूँ कि उतना टाइम उन लोगों को देना नहीं पड़ा, लेकिन मुझे बहुत टाइम देना पड़ा। और कहीं ना कहीं जब एक्टिव वर्क परमानेंट डिक्टेशन के में लिखने लगता है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए? जो मुझे अब लगता है कि जब आप डिक्टेशन लिख रहे हो तभी लिखते वक्त ही आपको जितना भी सीन जब कर रहे हो वही आपको पढ़ना भी पड़ेगा। यू हैव टू रीड इट आफ्टर राइटिंग इट। क्योंकि मैं वो नहीं करती थी। मुझे डर लगता था कि नहीं हो रहा है, नहीं ये तो पढ़ लूंगी, मैं बाद में पढ़ लूंगी। लेकिन वो बाद में मुझे लगा कि यही मेरा एक डर है ये कि मुझे लगा नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैंने वो प्रिंट आउट ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले पढ़ती थी फिर लिखती थी, पहले पढ़ती थी फिर लिखती थी। 60 से 80 का जो जर्नी है वो टफ रहता है। तो वो किस तरीके से आपने सर को सर वो तो बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। मतलब शॉर्ट फॉर्म्स बहुत पढ़ना पड़ेगा। कैलाश चंद्र का मैगजीन से मैं पढ़ती थी और जितना भी टॉप वर्ड्स है वो मैं अलग से लिख लेती थी, आउटलाइन उनकी। और मैंने आर्ट्स की मैंने साइंस नहीं लिया क्योंकि माँ से मेरी मम्मी का अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आज हमारे साथ हैं मृण्मयी चटर्जी जी। जी हाँ, अभी इनका हाल ही में एसएससी स्टेनो 2022 में सिलेक्शन हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन, जो कि सीबीडीटी नाम से आप सभी जानते होंगे, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में करी, किस तरीके से इनकी जर्नी रही, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, किस तरीके से सिलेक्शन जब इनका हुआ तो क्या फैमिली का रिएक्शन था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका जो जर्नी था स्टेनो में वो कब से स्टार्ट हुआ, किस ईयर से आपने प्रिपरेशन करना चालू किया था? सर मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू देख रही थी, वो लोग बहुत कम उम्र में कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली मेरा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से मेरा बहुत लेट हुआ। मैं 26 इयर्स व्हेन आई वाज 26 इयर्स ओल्ड तब मैंने स्टेनो के बारे में जाना पहले। फिर मैंने स्टार्ट किया। तो थैंक्स टू द कोविड इसकी वजह से मेरा हो पाया। तो मैं 2019 के लास्ट में मैंने स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट की। तब मैंने एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ली। फिर मेरा स्टार्ट हुआ। तो कोविड के टाइम पे ही मेरा प्रिपरेशन हुआ।
तो भी हुआ। और एक चीज़ और बताइए कि लैंग्वेज आपने क्या चूज करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेन इशू आता आई थिंक आपका इंग्लिश ही होगा, बट हाँ सर। फिर भी आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए क्या स्टूडेंट्स को दिमाग में चीज़ें रखनी चाहिए? नॉन बंगाली जो लोग हैं उन लोगों के लिए तो हिंदी इजी होगा, लेकिन हम लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है इंग्लिश, और कोई ऑप्शन तो हम लोगों के लिए है नहीं। और मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, तो मुझे मैंने ऑनर्स इंग्लिश में की थी ग्रेजुएशन, तो इंग्लिश ऑनर्स में, तो मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ उस चीज में, तो मुझे लगा ठीक है इसी में चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी मैं पहले। फिर प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद जब मुझे लगा नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तब मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो पहले मैं वेस्ट बंगाल का जो पीएससी होता है, WBCS, उसके लिए स्टार्ट की, उसके लिए कुछ ही दिन की थी, बैंकिंग के लिए भी की थी, बैंकिंग के लिए भी की थी। फिर मुझे लगा नहीं, मैथ्स अभी इतने सालों का, क्योंकि मैं इंग्लिश में ऑनर्स मास्टर्स की थी, तो इतने सालों में मैथ्स बिल्कुल छूट गया था मेरा, तो अभी मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे लगा ऐसा कुछ, उसकी वजह से डर बहुत लग रहा था कि मैथ्स तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैथ्स तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तभी मुझे लगा ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें मैथ्स नहीं है। तो फिर सर्च करते करते एक बार मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि तुमने स्टेनोग्राफी का फॉर्म फिलअप किया क्या? तो मुझे तब स्टेनोग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मुझे लगा ठीक है सब कर रहे हैं तो मैं भी कर देती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ मेरे और एक फ्रेंड थी, उसने भी, तब मैंने उसे बोला तो हम दोनों ने फॉर्म फिलअप कर दी। अब मैं एग्जाम देने भी नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा इसमें स्किल लगेगा एंड ऑल, तो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मेहनत करनी हो गई थी बहुत सर। मतलब मुझे प्रॉपर किस तरफ मैं जाऊँ, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊँ, पहले कौन सी जॉब चूज करूँ, किस तरह क्या करूँ ना करूँ, सिर्फ था कि कुछ तो करना है, फैमिली का कंडीशन बहुत ही खराब है। तो तब मुझे वो एग्जाम देने गया, और वो आके बोली कि ये एग्जाम तेरे लिए था, क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज अच्छा था और मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। तो तब उसने बोला कि ठीक है तू, ये एग्जाम तेरे लिए है, तू ट्राई कर सकते हैं। तब मैंने स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो 2019 के लास्ट में। और तब किस बुक से आपने प्रिपरेशन किया? जब कोचिंग वगैरह गई तो कौन सी बुक उन्होंने प्रेफर करी थी? न्यू एरा। फर्स्ट तो सबको न्यू एरा ही दिया जाता है शायद, मुझे जितना लगता है। और डिक्टेशन के लिए किस तरीके से आपने? तब तो पहले तो सर प्रिपरेशन करवा रहे थे, लेकिन तब कोविड भी आ गया, सबको घर से ही करना पड़ रहा था। तो सर फोन, ओवर द फोन सर डिक्टेशन देते थे, उसी में कर रही थी, लेकिन उससे फोन से तो अच्छा नहीं होता है ना, तो तब ऑनलाइन भी बहुत चैनल्स हैं, वहां से डिक्टेशन ले रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, और साथ ही साथ प्रीली की भी प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मेरा तो टाइम बहुत कम था, मेरे दिमाग में चलता था कि मेरा टाइम नहीं है, मेरा विद इन 27 ईयर्स मुझे करना पड़ेगा। तो तो आपने बुक कौन सी डिक्टेशन, मतलब डिक्टेशन किस बुक से आपने प्रैक्टिस ज्यादातर करी थी? कैलाश चंद्र। फिर कैलाश चंद्र का कुछ होने के बाद फिर प्रोग्रेसिव। अच्छा, प्रोग्रेसिव आपने करी थी। और एक चीज़ मुझे बताइए कि कैलाश चंद्रा के अलावा कैलाश चंद्रा को एक बार आपने लगाया या रिपीट किया था आपने? बहुत बार रिपीट की थी, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा था, तो मेरा बेसिक उतना भी स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रही थी क्लास। कुछ दिनों के बाद मैं ऑनलाइन ही क्लास कर रही थी, तो सर तो वो चेक नहीं कर पाया ना मेरा, तो मैं इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेट हुआ, थोड़ा सीखने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत टाइम देना पड़ा। मैं ज्यादातर लोगों को देखती हूँ कि उतना टाइम उन लोगों को देना नहीं पड़ा, लेकिन मुझे बहुत टाइम देना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो आपको क्या लगता है आपको कि जब कोई स्टूडेंट स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करता है, फिर डिक्टेशन तक जब वो आता है
और कहीं ना कहीं जब एक्टिव वर्क परमिट डिक्टेशन के में लिखने लगता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए? सर पहले तो जो मुझे अब लगता है कि जब आप डिक्टेशन लिख रहे हो तभी लिखते वक्त ही आपको जितना भी सीन जब कर रहे हो वही आपको पढ़ना भी पड़ेगा. यू हैव टू रीड इट आफ्टर राइटिंग इट. क्योंकि मैं वो नहीं करती थी. मुझे डर लगता था कि नहीं हो रहा है नहीं ये तो पढ़ लूंगी मैं, बाद में पढ़ लूंगी. लेकिन वो बाद में मुझे लगा कि यही मेरा एक डर है ये कि डर की वजह से मैं ये कर रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ. तो तब आपको पढ़ना भी पड़ेगा. मैंने कैलाश चंद्र का कुछ प्रिंट आउट निकाल ली थी और मैं उस प्रिंट आउट को जब मैं लिख भी नहीं पाती थी ठीक से तो मुझे लगा नहीं पढ़ना तो पड़ेगा. तो मैंने वो प्रिंट आउट ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया. पहले पढ़ती थी फिर लिखती थी, पहले पढ़ती थी फिर लिखती थी. सीन जब कर रही थी तब पहले पढ़ भी ले रही थी क्योंकि मुझसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम. और तो हाँ बोलिए. नहीं तो वही तो पहले पढ़ती थी फिर लिखती थी. फिर अनसीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि आफ्टर 60 वर्ड पर मिनट हो जाता है. उसके बाद 60 से 80 का जो जर्नी है वो टफ रहता है. तो वो किस तरीके से आपने सर को सर वो तो बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और कुछ नहीं है. मतलब शॉर्ट फॉर्म्स बहुत पढ़ना पड़ेगा. कैलाश चंद्र का मैगजीन से मैं पढ़ती थी और जितना भी टॉप वर्ड्स है वो मैं अलग से लिख लेती थी. आउटलाइन उनकी आप बना के प्रैक्टिस करती थी? बना के, हाँ. तो वो बहुत बार प्रैक्टिस किया मैंने, बहुत बार. इनफैक्ट अभी भी करती हूँ. तो ओके. तो अभी जिस हिसाब से आपने स्किल का आपने बताया अभी, तो एग्ज़ाम टाइम में आपने किस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया? आई थिंक आपका फर्स्ट स्किल टेस्ट ये था, राइट? नहीं सर, मैंने पहले एक बार दिया था. जिस साल मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसी साल मैंने दिया था और फ्रीली हुआ था मेरा, लेकिन स्किल नहीं हुआ था. हाँ, तो ये फर्स्ट आपका स्किल था एग्जाम में? हाँ. तो आपको हाल नहीं फ्रीली हुआ था तो मैंने स्किल दिया था. अच्छा, स्किल आपने लास्ट टाइम दिया हुआ था. ओके, अच्छा, सेकंड टाइम आपका ये था. लेकिन स्किल नहीं हुआ था. हाँ, 10.27% मेरा मिस्टेक आया था. ओके. और अभी जब आपने 2022 का दिया तो आपने पिछले से क्या क्या इम्प्रूवमेंट इस बार आपने किए? बहुत सर, मैंने प्रोग्रेसिव करना तो पहले स्टार्ट कर दिया. हाँ. मुझे लगा कि वही एक चीज है जो कैलाश चंद्र हो जाता है. हाँ. बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा होता है कि रट लेते हो आप, तो वो तो हो जाता है. फिर जब आप प्रोग्रेसिव में आते हो तब समझ में आता है कि नहीं, इतना भी मेरा जितना कॉन्फिडेंस मेरा उठ चुका है कि अब तो मैं 110 पे भी लिख लूंगी, वो नहीं होता है. तब बिल्कुल 90, 100 पे अटक जाता है. तो कैलाश चंद्र मैंने बहुत महीने का कैलाश चंद्र की. और एडिटोरियल मैं नहीं करती थी. एडिटोरियल आफ्टर 15th का जो एग्जाम हुआ तब मैंने एडिटोरियल करना स्टार्ट की. ओके. तो एडिटोरियल से क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिखे जब आपने 15th ऑफ फेब के बाद आपने करना चालू किया? मुझे लगा कि मैं डर गई थी उस दिन. 15th का जो एग्जाम हुआ था उस दिन मैं डर गई थी क्योंकि ऐसा पैसेज आया था जो अनएक्सपेक्टेड था. ऐसा मैंने मतलब ऐसा तो नहीं होता है, तो अनएक्सपेक्टेड था. तो अब वो डर गई थी इसलिए मैं उस दिन नहीं लिख पाई. लेकिन जब मैं एडिटोरियल करना स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि नहीं, इतना भी टफ नहीं है. मैं पहले नहीं हो रहा था, कुछ दिन नहीं हो रहा था ऑब्वियसली. फिर लगा कि नहीं, मैं शायद ज्यादा डर गई थी इसीलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तब मैं कर रही थी. 2-3 दिन के बाद अच्छे से हो रहा था. मतलब 80 पे तो मैं लिख रही थी तब. लिख पा रही थी उस दिन तब से. तो तब मुझे लगा नहीं, मैं ज्यादा डर गई थी, शायद नहीं हो पाएगा. फिर कुछ दिनों बाद 90, फिर 10th का एग्जाम आते रहते तो मेरा 90 स्पीड आ गया था एडिटोरियल में भी. ओके. और तभी मैंने प्रेसिडेंट स्पीच भी स्टार्ट कर दी थी. प्रेसिडेंट स्पीच भी 80 पे लिख रही थी क्योंकि तब तो बहुत डर गई थी कि कुछ भी आ सकता है अब 10th के एग्जाम में. तो तब मुझे लगा नहीं, तो करना पड़ेगा सब कुछ. आपने स्किल टेस्ट का जो अभी एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपने किस तरीके से रिटन का आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, किस तरीके से आपने कवर किया हर सब्जेक्ट को?
रिटेन का जैसे कि मैंने बैंकिंग के भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की थी और बीसीएस का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की थी, तो रिटेन का थोड़ा मार्क्स आने में पहले फर्स्ट रिटेन मेरा हो गया था। 131 और रॉ मार्क्स था और 139 अपना नॉर्मलाइजेशन था। तो उस टाइम पे हो गया था मेरा। फ्रीली हुआ था लेकिन फाइनल कट ऑफ नहीं होता था तब भी। लेकिन उस टाइम पे मैंने लूसेंट मैं बहुत बार कर चुकी थी तब। तो मैंने देखा कि अब एसएससी का जीके तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो तो कोई बिल्कुल बीसीएस का प्रिपरेशन करके भी वो नहीं होगा। तब मुझे लगा कि बीसीएस का प्रिपरेशन बेकार है, एसएससी का जब से टीसीएस ले रहा है एसएससी का बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। और प्रीवियस ईयर कर रही थी लेकिन प्रीवियस ईयर से भी कुछ कॉमन नहीं पाया। तो मुझे लगा कि अब कुछ और बुक्स करना पड़ेगा। तब तरुण गोयल का एक बुक आता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड, वो की थी, वो 2-3 बार प्रैक्टिस की थी। और लूसेंट एंड तरुण गोयल जीए के लिए, और बाकी किरण का जो वो प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश एंड रीजनिंग का वो की थी। और पिनाकल का एक बुक आया था रीजनिंग का, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड जीके। पिनाकल का तब उस साल शायद फर्स्ट टाइम वो आया था। तो पिनाकल का जो होता है वो भी खरीद के वो भी की थी। उसका जीके बहुत अच्छा है, बहुत ही जीए का जो पोर्शन है पिनाकल का वो बहुत अच्छा है। और फिर आपने किस तरीके से अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन और रीजनिंग का कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लगे या चैप्टर्स आपको रीजनिंग में लगे कि इनमें हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? रीजनिंग में? हाँ, रीजनिंग में वही जो नंबर सीरीज वो प्रैक्टिस किए बिना तो नहीं होगा। और बाकी रीजनिंग उतना टफ मुझे नहीं लगता था। कितने मार्क्स थे आपके रीजनिंग में? रीजनिंग में इस साल मेरा आई थिंक 42। ओके। और जिस हिसाब से आपने अभी रीजनिंग में बताया कि नंबर सीरीज वगैरह, क्योंकि अभी जिस हिसाब से एग्जाम्स में रीजनिंग आपकी आ रही है, लेवल थोड़ा इन्होंने अच्छा किया है। और अधिकतर क्वेश्चन जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के हैं वो कहीं न कहीं पूछे आ रहे हैं और वो थोड़ा अलग लेवल के आ रहे हैं। उसमें क्या है, तर्क बताना पड़ रहा है कि 2 चीज़ें दी हैं, ये सही है गलत है, दोनों सही हैं। वो इस तरीके जस्टिफिकेशन होता है कि वो कथन 1 कथन 2 से स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरीके से। हालांकि चेंजेस देखने को मिले जिसकी वजह से रीजनिंग में आज की डेट में अगर देखा जाए तो फुल आउट ऑफ फुल लाने काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। तो आपको हर एक चैप्टर पे कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ही मैंने वही बुक की थी। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में अगर होता है तो करती हूँ, अगर नहीं होता है तो वो छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि गलत होने का चांसेस बहुत रहता है। और ये आपने इंग्लिश का किस तरीके से कवर किया, किस बुक से पढ़ा? इंग्लिश का मैंने एसपी बख्शी बहुत की, एसपी बख्शी पूरा। और जो किरण का प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो बहुत बार रिपीट की थी वो। और पिनाकल का भी मैंने एक लिया था जो वो भी की थी। एक चीज़ मुझे और बताइए कि आजकल ब्लैक बुक, नीतू सिंह, अम्बी पब्लिकेशन, कई सारे ऐसे जो आपके बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं बुक ऐप्स की, शायद आपने उनमें से सुनी भी होंगी। तो आपको क्या लगा कि क्या इनमें से कोई बुक मुझे लेनी चाहिए? आपने एसपी बख्शी जो कि एक बेस बुक है, मतलब बेसिक बुक है, तो आपको क्या लगा कि मुझे इनको खरीदना है या नहीं खरीदना है? क्या कुछ ऐसे विचार आए थे आपके माइंड में? मैंने ब्लैक बुक खरीदी थी, लेकिन बाकी तो मैं हिंदी मीडियम, मुझे लगा कि वो हिंदी मीडियम का है शायद, तो वो मैंने नहीं ली। सिर्फ तो ब्लैक बुक खरीदी थी, लेकिन जब ब्लैक बुक में पढ़ने लगी थोड़ी देर तो मुझे लगा नहीं, अब बुक का एसपी बख्शी अगर आप अच्छे से करो और अगर किरण का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो अच्छे से करो, देन मुझे नहीं लगता कि ब्लैक बुक की जरूरत है। बुक तो कम से कम जरूरत नहीं है, और ग्रामर अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो वो तो ब्लैक बुक में है भी नहीं शायद ज्यादा। तो मतलब अगर आप एसपी बख्शी खरीद रहे हो तो लगभग सारी चीजें आप कवर कर सकते हो, और उसमें जितना वो का मटेरियल दिया है वो कहीं ना कहीं उससे हो जाएगा। और अगर किरण का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो अगर कर लो तो इंग्लिश के लिए काफी है मुझे लगता है। तो आपने जब आपका एग्जाम किस डेट में था, 17 या 18?
17 तो नवंबर, इंग्लिश का 17 ऑफ नवंबर या 18 ऑफ नवंबर को कब था एग्जाम 22 का रिटर्न का? 17 को था। तो फर्स्ट डे को था। ओके, तो जब एग्जाम में आप गई तो आपने क्या सोचा कि मुझे सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, रीजनिंग पे सबसे पहले स्टार्ट करना है या इंग्लिश पहले मैं जंप करूंगी, क्या सोचा था आपने? मेरा रीजनिंग में ही ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं पहले तो रीजनिंग करती हूँ, फिर इंग्लिश में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जितना होता है कर लेती हूँ, जितना नहीं होता है वो छोड़ देती हूँ। तो पहले रीजनिंग करती हूँ, फिर इंग्लिश करती हूँ, फिर जीके का जो पोर्शन होता है वो करती हूँ। मॉक्स में भी मैं वैसे ही प्रैक्टिस की थी, और जो मैंने मॉक्स में की थी वही स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पर भी अप्लाई किया। और कितना क्या टाइम आपने सोचा कि मुझे रीजनिंग में इतना टाइम देना है, इंग्लिश में इतना देना है, जीए में इतना देना है, क्या टाइम का कोई स्ट्रेटजी माइंड में लेके गई थी? हाँ, रीजनिंग का 40 मिनट्स तो मेरा रीजनिंग में टाइम लगता है ज्यादा, ओके। तो 40 to 45 मिनट्स में रखती हूँ। हाँ। इंग्लिश का मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इंग्लिश का तो 45 मिनट्स और 55 मिनट्स में मेरा हो जाता है, तो बाकी जो टाइम लगता है वो जीए के लिए वो जीए के लिए आप कर देती हो। और हाँ। इंग्लिश में कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? जैसे कि मैंने बोला कि मेरा मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा ऑनर्स था तो नॉवेल पढ़ना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर किसी को नॉवेल पढ़ने का प्रैक्टिस है, तो अगर कोई नॉवेल पढ़ता है या फिर या पेपर भी पढ़ता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है शायद। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ो, चाहे आप नॉवेल पढ़ो या कोई भी बुक आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो इंग्लिश में, या आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बट रीडिंग इम्पोर्टेंट है आपको इंग्लिश की। रीडिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वरना कॉम्प्रिहेंशन आजकल उतना भी इजी नहीं आता है। कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट उतना भी इजी नहीं आता है, तो थोड़ा तो ट्रिकी आता है, वो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर टोन ही नहीं समझ में आए तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, तो वो तो समझना पड़ेगा। जैसे अभी एग्जाम 12th एंड 13th ऑफ अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, तो आपको क्या लगता है कि इन 2 महीनों में एस्पिरेंट को जो भी अभी इस साल पेपर देंगे, जिनका 22 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपको कि उनको किस तरीके से इन 2 महीनों में अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रखना चाहिए? क्योंकि आप तो सेलेक्ट हो गई हो, साथ ही अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ चुकी हैं कि यार इस बार ये ऐसे मैं करूँगी, ये करूँगी, तो उससे और ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो आप क्या बताना चाहोगी? मॉक्स एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर देते हैं एग्जाम से पहले, तो मॉक्स बहुत देना पड़ेगा, और आपका रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे स्किल के बाद ज्यादा अभी इस साल ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ मेरा, तो मुझे अभी करना पड़ रहा है कुछ दिन एग्जाम के रिजल्ट की वजह से ही, क्योंकि इस साल मेरा नौकरी बहुत जरूरत भी थी, तो दिमाग में वही चल रहा था अच्छे से, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दिया मैंने, तो अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि स्किल की वजह से बहुत दिन हो गया रिवीजन नहीं हुआ। और मैं रिवीजन ऐसे करती हूँ कि मैं एक बार बुक्स पढ़ लेती हूँ, फिर सेकेंड टाइम जब मैं पढ़ती हूँ, तब जिन चीज में प्रॉब्लम होता है उसे मैं अलग से नोट डाउन कर लेती हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स में, मतलब ज्यादा एकदम फुल क्वेश्चंस लेके फुल आंसर ऐसा नहीं, शॉर्ट ट्रिक में कर लेती हूँ, तो वो जब मैं रिवाइज करती हूँ ज्यादातर, तो अच्छे से हो जाता है, मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाता है, और रिवीजन में टाइम भी नहीं लगता, तो मैं वैसे रिवीजन करती हूँ। तो अभी रिवीजन कर रही हूँ कुछ दिनों में, और फिर मॉक्स देना पड़ेगा, तो मॉक्स दूंगी। और मॉक टेस्ट तो कौन से आपने मॉक टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया? आजकल मार्केट में कई सारे अवेलेबल हैं। पहले टेक्स्ट बुक, फिर ग्रेड अप। अब टेक्स्ट बुक आजकल थोड़ा इजी हो गया है मॉक्स की वजह से। मॉक्स मतलब लास्ट ईयर मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक है वो उससे टफ, पहले होता था क्या कि सब कहते थे कि मॉक्स में अगर 150 आ रहा है तो एग्जाम में तो 150 आ ही जाएगा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल मॉक्स एग्जाम से इजी होता है। ओके। तो टेक्स्ट बुक भी देना पड़ेगा, और फिर ग्रेड अप का जो है बायजूस का भी, ग्रेड अप और बायजूस जो भी है उसका जो है वो भी देना पड़ेगा। ओके। बायजू का तो अभी जैसा कई लोगों ने बताया कि उनका सेम जैसा एसएससी का प्लेटफॉर्म रहता है उसी तरीके से वो प्लेटफॉर्म देते हैं, जैसा मैंने भी सुना है।
एंड अभी जिस हिसाब से आपने अपनी सिलेक्शन लिया, अभी मैं आपका कुछ फैमिली बैकग्राउंड पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरा पापा का डेथ बचपन में ही हो गया था जब मैं छोटी थी, तो किस एज क्लास में? 2 में पढ़ती थी तभी ओके तभी हो गए थे। तो वो लॉयर थे, तो ओके तब से मैं अपनी माँ के साथ मेरे मैटरनल अंकल के घर में ही रहती हूँ। ओके तो हाँ, और माँ एक नर्सरी स्कूल में टीचर है, ओके वही पढ़ाती है। और तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, वो लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप। तो मुझे किसी भी तरह जॉब की बहुत जरूरत थी, लेकिन मैं जिस भी फील्ड में जा रही थी वही नहीं हो रहा था। तो तो लास्ट में आप फिर अभी देखते हैं। मतलब सिंगल चाइल्ड हो? हाँ, सिंगल चाइल्ड है। तो फिर आपका जो अभी प्रिपरेशन रहा एकेडमिक का, 10th 12th, क्या किस बोर्ड से रहा आपका? स्टेट बोर्ड था? वेस्ट बंगाल बोर्ड से। अच्छा, वेस्ट बंगाल बोर्ड से। स्टेट बोर्ड ही आपका था। हाँ। तो एक स्टेट बोर्ड से जब कोई बच्चा प्रिपरेशन में आता है तो लगभग क्या क्या चीज़ें आपको, जब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, आपने ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स से आपने किया, तो आपको क्या लगा कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में के लिए सही हूँ या सुटेबल हूँ उसके लिए, कि तैयारी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, कि प्राइवेट में मुझे जाना चाहिए? क्या आपने सोचा था मैं तो ऐसा? पहले प्राइवेट के लिए हाँ हाँ सर, मैं पहले प्राइवेट के लिए ही ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुझे जॉब की जरूरत थी। ओके तो पहले प्राइवेट के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग एंड फाइनेंस करके एक कोर्स होता है, वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, तो तुम्हें मिल जाएगा जॉब। फिर लास्ट में आते आते उन लोगों का फिर मैं जब देखती हूँ कि सारे कॉमर्स स्टूडेंट है, आर्ट्स स्टूडेंट बहुत ही कम है वहाँ पर। तो और मैंने आर्ट्स की मैंने साइंस नहीं लिया, क्योंकि माँ से मेरी मम्मी का अफोर्ड नहीं कर सकती थी तब साइंस लेकर, बहुत ही कॉस्टली था। तो मम्मी अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो मैंने आर्ट्स लेकर पढ़ा। तो तब उन लोगों ने बोला कि जॉब मिल जाएगा। लेकिन लास्ट में आते आते जब फर्स्ट इंटरव्यू दी, तब उन लोगों ने बोला, बाकी कुछ लोगों का हुआ लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो उन लोगों ने बोला सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट का ही हो रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड है जिन लोगों का, आर्ट्स स्टूडेंट को वो लोग नहीं ले रहे हैं। ओके तब तो मुझे लगा फिर तो यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो होप फिर खत्म हो गया आपका? होप खत्म हो गया। ओके होपलेस, बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी। तब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो तभी गवर्नमेंट जॉब की, अब तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, तो बिजनेस तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिलहाल गवर्नमेंट जॉब के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। तो तभी पहले बीसीएस के लिए सोच रही थी, फिर बैंकिंग के लिए। फिर जब इंस्टीट्यूशन में गया तो तभी मैं सर्च कर रही थी कि क्या क्या हो सके जो मेरे लिए सूटेबल हो और मैं कर लूंगी। तो मैथ्स में थोड़ी बहुत डर भी लग रही थी, तो तब लगा कि नहीं, स्टेनो एक ऐसा चीज है जो मैं स्किल तो मैं जैसे भी करके मुझे करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। और फिर ही मैं क्लियर कर लूंगी, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज अच्छा है, तो और उसमें कर मेरा सकती है ये चीज। हाँ। तो हाँ। अभी आप किस तरीके से जो भी आपकी गर्ल्स जो प्रिपरेशन करती हैं, जिस हिसाब से आपने बताया कि नहीं आपका जो फैमिली प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल का स्टेबल नहीं थी, तो क्या आप बताना चाहोगी आज की डेट में जितनी भी गर्ल्स हैं कि कौन कौन से जो हर्डल्स आते हैं उनको किस तरीके से आपको पार करना है? सर वो तो सर सबको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तभी हम लोगों के लाइफ में 50% प्रॉब्लम सिर्फ फिनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो इसीलिए है। ओके तो अगर आपको प्रॉब्लम से अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो फर्स्ट तो आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके मेरे एक दोस्त के पापा है, वो कहते हैं कि वी आर 3 फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं कि अगर हम लोग बचपन से फ्रेंड्स हैं, तो वो कहते हैं कि तुम लोगों को अगर तुम्हारा फ्रेंडशिप रखना है तो तुम लोगों को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर तुम लोग होल लाइफ अपना फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, तो तुम लोगों को फिनेंशियली, जो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप हर चीज में प्रॉब्लम होता ही है, और बहुत हर्डल्स आएगा भी। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आज के दिन में, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको
जो आपका 99% सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ओके मुझे लगता है तो अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग टू बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमन, देन थिंक एनी अदर थिंग। ओके, मतलब सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो कि भाई कुछ भी आपको अगर करना है तो पहले आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, उसके बाद फिर आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, और उसके बाद कोई आपको रोकेगा भी नहीं, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ओके चाहे आप क्योंकि वो एक फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि फिनेंशियली में मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। ओके ये मेरे मम्मी भी कहती है क्योंकि वो होल लाइफ सी इज अ वर्किंग वुमन, तो वो मुझे पहले से ही कहती है कि आपको तुम्हें फिनेंशियल इंडिपेंडेंट तो होना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके, कुछ भी करके। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जिस हिसाब से आपने अपने पूरा अभी बताया क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड था, क्या किस तरीके से चीज़ें थी, तो आपको अभी नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट मिला है CBDT, तो उसके बाद आपको क्या 23 में आप प्रिपरेशन करना चाहोगी? हाँ मैं कर रही हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो हाँ मैं कर रही हूँ। मुझे होम स्टेट चाहिए, इसीलिए मैं MA तो नहीं सोच रही हूँ। ओके लेकिन होम स्टेट में अगर 4200 ग्रेड पे मिल जाए तो अच्छा है, 4600 तो शायद होम स्टेट में नहीं मिलेगा। यस 4200 तो आपको मेन चांसेस है कि आपको टेक्सटाइल्स या माइंस में, टेक्सटाइल्स में भी वैकेंसी आती है, माइंस की भी आती है, तो माइंस में तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, टेक्सटाइल्स में जहाँ तक आपको मिल सकता है, क्योंकि तो वही करना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी मैं देख रहा हूँ कि कोलकाता में पोस्टिंग को लेके, तो अधिकतर जितना भी वैकेंसी 2400 ग्रेड पे का होता है ना, ठीक है, उनमें से आपका कैग में आपका रहता है, आपका CBDT का रहता है, इसके अलावा आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का भी रहता है, और CBIC का भी रहता है, ठीक है। तो कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो 2400 ग्रेड पे में देते ही देते हैं, लेकिन 4200 में आपका सिर्फ एक ही है लगभग, टेक्सटाइल्स, या हो सकता है एक दो डिपार्टमेंट और हों, एंड 4600 में तो आपका कैट है, कैट में हो सकता है कि पोस्टिंग मिले, और इवन इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है कैट का डिपार्टमेंट, और कैट का ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग भी रहता है, दिल्ली में नहीं रहता, ऑल ओवर रहता है। और बाकी तो MEA AFHQ तो आपको दिल्ली में ही रहता है। तो अगर आप चाहो तो टेक्सटाइल्स का, लेकिन टेक्सटाइल्स का भी आपका कंफर्म नहीं रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं अनइवन रहता है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं 4200 मिल जाए। लेकिन अगर इस बार CBDT में भी अगर आपको कोलकाता मिल जाता है, कि जिस हिसाब से आप अभी देख रहे हो वैकेंसी आपकी ज़्यादा है CBDT में भी कोलकाता में इस बार, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चांस बन सकता है 2400 से। और अगर आप अभी 2400 पे ज्वाइन कर लोगी, तो अभी जब भी RR वगैरह आएगा तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप लगभग 4 से 5 साल में 4200 ग्रेड पे आसानी से पहुंच सकती हो। और उसके बाद फिर क्या है कि RR अगर आ जाए फिर भी नहीं, अगर उसके पहले आप ज्वाइन कर लेती हो तो हाँ, उसका क्या रूल है कि जितना भी एम्प्लॉय जो RR आने की डेट से पहले ज्वाइन हो चुका है, उसका जो फर्स्ट प्रमोशन है वो ओल्ड RR के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। उसके बाद जो आपके प्रमोशन नेक्स्ट फिर जो भी उसका प्रमोशन होगा, जैसे उसका फर्स्ट प्रमोशन क्लियर हुआ, सेकंड से उसका न्यू RR के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल रहेगा। रूल ये है। तो मैं सुन रही थी कि CBDT में RR आ चुका है, तो नहीं, ऐसा किसने बोला? अभी तो ड्राफ्ट आपका तैयार हुआ था, लास्ट ईयर से चल रहा था ड्राफ्ट कि आएगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये है कि प्रिपेयर हुआ है, साइन होने के लिए गया है, अभी कुछ भी इस बारे में किसी को भी कंफर्म नहीं पता है। जितना भी है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नहीं है कि आपका अब आएगा, ये होने वाला है, लेकिन आज की डेट तक कोई भी आपका कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चांस आपका बन रहा है कि अगर आप चाहो तो CBDT में आप 4200 तक पहुंच सकती हो, अगर आपकी टाइम से ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर आपको